एक बैलेंस महाराष्ट्र में उन्होंने तैयार किया। मैं उस समय अध्यक्ष था और मुझे उन्होंने ये कहा कि देखिए, मैं ये मानता हूं कि महाराष्ट्र में अपनी सरकार आएगी और आप अध्यक्ष हैं, आपकी जिम्मेदारी है, मैं आपको मदद करने के लिए आया हूं और हम मिलकर इस महाराष्ट्र में सरकार लाएंगे। और वो समय ऐसा था कि जिस समय हमारे मित्र उस समय के शिवसेना के, उनके साथ हमारी बातचीत चल रही थी और हम उनको ज्यादा जगह देने को भी तैयार थे, लेकिन उन्होंने एक आंकड़ा अपने मन में पकड़ लिया था। हमको 151 ही चाहिए, हम कहते थे 147 ले लीजिए, हम 127 ले लेंगे। और ऐसे समय जब यह ध्यान में आया तो दृढ़ता के साथ भाई साहब ने अमित भाई से बात की। किस प्रकार से तो नहीं चल पाएगा। अमित भाई ने प्रधानमंत्री जी से बात की और फिर यह तय हुआ कि अगर 147 और 127 ये फॉर्मूला होता ना बचे हुए हमारे छोटे दोस्तों को, तो अब अलायंस होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये जब तय हुआ तो भाई साहब जानते हैं, केवल भाई साहब, मैं और अमित भाई, तीन ही लोग कॉन्फिडेंट, प्रधानमंत्री जी तो थे ही, तीन ही लोग कॉन्फिडेंट थे कि हम लड़ सकते हैं। बाकी पार्टी में कोई कॉन्फिडेंट नहीं था। सब लोग ये मानते थे कि क्या फैसला आप लोग कर रहे हैं। भाई साहब ने मुझे कहा चिंता मत करो, फैसला करना है और अपन चुनकर आएंगे। ये इनका विश्वास था कि जिस विश्वास के कारण हमने शिवसेना को अल्टीमेटम दिया। हमने कहा अगर 147 पर आप लड़ना चाहते हो, हम आपके साथ हैं, साथ में लड़ेंगे। हम 127 लड़ेंगे, हम दोनों के अच्छे चुनकर आएंगे, 200 से ज्यादा लोग चुनकर आएंगे। आपका मुख्यमंत्री बनेगा, हमारा उप मुख्यमंत्री बनेगा। पर शायद विधि का विधान ये भी था कि मुझे मुख्यमंत्री बनना था, इसलिए उन्होंने कहा नहीं, हमारे युवराज ने घोषणा की 151 की, एक सीट कम नहीं करेंगे। वो बिल्कुल कौरव वाले मोड़ में आ गए, 5 गांव भी नहीं देंगे। उन्होंने कहा 5 गांव नहीं देंगे तो श्री कृष्ण है हमारे पास, हम भी लड़ाई लड़ लेंगे। तो लड़ाई हो गई और मुझे अभी भी याद है कि जिस प्रकार से मैं तो प्रचार में था, मेरे लिए तो पूरा राज्य घूमकर सभाएं करना, सारी चीजें करना, पीछे में एक बैकबोन की तरह उस समय एक और भाई साहब और दूसरी ओर अमित भाई, ये दोनों बैठे हुए थे। और हमारे प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय मोदी जी का जो एक ऑरा था, उनकी जो क्रेडिबिलिटी थी, उसके कारण पहली बार और इतनी कम तैयारी से हम 260 सीटें लड़े। इससे पहले हम 117 से ज्यादा सीटें लड़े ही नहीं थे, सीधे 260 सीटें लड़े और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे। और तब से लेकर अभी तक तीनों चुनाव में 100 पार करने वाली इस महाराष्ट्र की पिछले 30 साल में कोई पार्टी होगी तो भारतीय जनता पार्टी है। और निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय हमारे अमित भाई के साथ साथ इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो हमारे भाई साहब को जाता है। ऐसा कहते हैं कि जो पारस होता है वो जिसको छूता है उसका सोना बनता है। अभी उसका एक उदाहरण आपको बताऊं, ये हमारा अभिमन्यु पवार बैठा हुआ है। हमारे भाई साहब ने कहा कि मुझे पार्टी का एक सिंसियर कार्यकर्ता मेरे साथ जोड़िए। मेरे साथ अभिमन्यु काम करता था, हमने भाई साहब के साथ उसको जोड़ दिया। उसने ऐसी ट्रेनिंग ले ली भाई साहब से कि 2019 में एमएलए बन गया और अभी वापस एमएलए बन गया। आगे भी बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब तक तुम पर उनका आशीर्वाद है और सबका आशीर्वाद है तब तक बनोगे, और मार्ग से भटकोगे तो घर जाओगे। मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से ये सारा काम भाई साहब ने किया, और जो जिम्मेदारी दे दो, भाई साहब को कहा आप राज्यसभा चले जाओ, राज्यसभा चले गए।
भाई साहब को कहा आप गवर्नर बन जाओ, तो भाई साहब गवर्नर बन गए। और कल और कोई जिम्मेदारी मिल गई तो कभी पलट कर नहीं पूछा मेरा क्या होगा, इस जिम्मेदारी के बाद मैं क्या करूंगा, ऐसा कभी उन्होंने नहीं पूछा, क्योंकि वो ये जानते हैं कि वो वैल्यू एडिशन करने वाले व्यक्ति है। जो व्यक्ति वैल्यू एडिशन करता है लोग उसके पीछे जाते हैं, उसको लोगों के पीछे जाना नहीं पड़ता। और उसी प्रकार से भाई साहब जहां जाते हैं वह दूध में शक्कर का ही काम करते हैं, दूध को मिठाई करते हैं। इसीलिए आज जब हम लोग उनका सत्कार कर रहे हैं तो मैं ऐसा मानता हूं कि यहां पर बैठे हुए ऐसे कम से कम 100 लोग होंगे कि जो भाई साहब के अलग अलग तरीके से उनके व्यक्तित्व के बारे में बोल पाएंगे। मैं राजनीतिक व्यक्तित्व के बारे में या सामाजिक कार्य के बारे में बोल पाऊंगा, मोतीलाल जी और किसी बारे में बोल पाएंगे, शैलेश जी और किसी बारे में बोल पाएंगे। क्योंकि ये जब भी शैलेश जी ने कहा कि ये 3 प्लेयर्स का जो एक संगम इनमें उनको दिखाई पड़ता है, मैं तो ये कहता हूं कि ये ऑलराउंडर आदमी है, हरफनमौल आदमी है। और सबसे बड़ी बात है कि जो आदमी एक विचार से काम करता है और बिना किसी फल की चिंता से काम करता है, उसमें एक अलग ही आत्मविश्वास होता है। वो आत्मविश्वास आपको भाई साहब में दिखेगा। ये आदमी कभी चिंतित घबराया हुआ ऐसा आपको नहीं दिखेगा। तो आप कितने भी घबराए हो, कितनी भी चिंता में हो, आप भाई साहब के पास पहुंच जाओ, आपकी चिंता के ऊपर एक जवाब उनके पास से आपको मिल सकता है। ये उनके व्यक्तित्व की खासियत है। इसीलिए आज जब उनका स्वागत और सत्कार करने का अवसर मुझे प्रदान किया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं उनका सत्कार कर पाया। और हमारा जो राजस्थान ग्लोबल फोरम है, एक ऐसा मंच है जो अलग अलग प्रकार के सामाजिक कार्यों के माध्यम से बहुत अच्छा कार्य इस फोरम के माध्यम से होता है। और विशेष रूप से हमारा जो मुंबई और महाराष्ट्र में रहने वाला राजस्थानी समुदाय है, हम उनको मारवाड़ी कहते हैं। आप मारवाड़ से हो कि कहां से हो मुझे मालूम नहीं, पर एक कॉमनली मारवाड़ी कहते हैं। और हमारे यहाँ तो कहते हैं जहां न पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। तो बहुत मेहनत के साथ खड़ा हुआ ये समाज आज हमारे महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था में, महाराष्ट्र के विकास में एक बहुत बड़ा योगदान हमारे राजस्थानी भाइयों बहनों ने यहां पर किया है। और अब तो ये 3-3, 4-4 पीढ़ियां यहां हो गई। इनमें से कई लोग तो ऐसा मराठी बोलते हैं कि मुझे भी शर्म आती है कि मेरा मराठी इतना अच्छा है कि नहीं है। तो ये जो एक आप लोगों ने जन्मभूमि को छोड़कर कर्मभूमि में भी उसी समर्पण के साथ जो कार्य किया है, मैं उस कार्य के लिए आप सभी को प्रणाम करता हूं, आप सभी को बधाई देता हूं। और फिर एक बार हम सभी की ओर से और पूरे महाराष्ट्र की ओर से भाई साहब का अभिनंदन करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। भाई साहब 73 इयर्स के आपने क्यों बता दिया भाई, दबते थोड़ी है, आपने बता दिया 73 इयर्स के। तो मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इसी प्रकार से बार बार भाई साहब का स्वागत और सत्कार करने का अवसर हमको मिले। और जब भाई साहब 100 साल के हो जाए तब हम सब लोग उनके सत्कार में उपस्थित रहे, ये आशीर्वाद ईश्वर हमको दे। इतनी ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।